स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये भी मेरे लिए पहली बार रहेगा कि मैं ऑब्जेक्शंस का एक वीडियो बना रहा हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके बाद बोर्ड ने मॉडल क्वेश्चन और जो फर्स्ट आंसर की है वो रिलीज़ कर दी है। मैं बता दूं ये फाइनल आंसर की नहीं होती है। ऑब्वियस सी बात है, अब आपको पता है कि 12 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में आपसे ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं कि अगर आपको उस आंसर की पे ऑब्जेक्शन है तो आप वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ी थोड़ी अभी बात करूँगा। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। इन केस आपको दिक्कत आती है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से लेने से, तो आप इस बताए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगेन डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इनके आंसर चेंज हो सकते हैं। बोर्ड करता है नहीं करता है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो कुछ को अच्छा लग सकता है, कुछ को अच्छा नहीं लग सकता है, क्योंकि कोई क्या आंसर लिख के आया होता है, क्या आंसर कोई दूसरा लिख के आया होता है। तो खैर, तो मुझे जो लग रहे हैं जो क्वेश्चन, उनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं विद प्रूफ देने की कोशिश करूँगा। प्रूफ अगर यहाँ पे कम भी समझ में आते हैं तो भी पीडीएफ के थ्रू आप समझ सकते हैं। फिर आपको वो उसमें से नेसेसरी पार्ट समझ के हाईलाइट करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा और अपनी जो व्यथा है, जो आपका पॉइंट है, वो पॉइंट अच्छे से वहाँ लिखना पड़ेगा। इससे पहले कुछ बच्चे बस गलती कर रहे हैं, वो ये है कि जो आंसर की आई है उसको अपने पेपर से मिला रहे हैं। तो सर इसमें गलती क्या है? नहीं, आप आंसर की जो है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से है। आपको तो ए सीरीज, बी सीरीज, सी या डी कोई भी सीरीज का क्वेश्चन पेपर मिल सकता है, उन क्वेश्चनों का क्रम अलग हो सकता है। तो बोर्ड ने जो रिलीज किया है वो क्यूपी भी मैं, वो क्वेश्चन पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगा, वो आंसर की भी अपलोड कर दूंगा, ताकि मिलाते समय भी दिक्कत नहीं हो। जब भी ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर से लगाए जाते हैं, ना कि फिर सीरीज वाइज क्वेश्चनों से लगाए जाते हैं। तो ये बेसिक बात है, बट कोई कोई बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं, तो मतलब मेरे पास खूब ही सारे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं कि सर इसका बी माना है, जबकि मान लो उसका सी माना है, पर वो अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देख रहे हैं तो उनको लग रहा है बी देखा है। तो इसीलिए ना बहुत सारे तो सिली क्वेश्चंस भी बच्चे पूछ रहे हैं जिसका आंसर बोर्ड ने बिल्कुल सही सही दिया है, लेकिन वो अपने ही क्यूपी के हिसाब से मिला रहे हैं। खैर, जो मेरे को लगता है पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शनेबल है वो है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें लिखा है वीकनेस लेटर इज कंसर्न्ड विद द एवेल्यूएशन ऑफ। तो जो वीकनेस लेटर होता है, कमजोरी का पत्र होता है, मैंने जो आंसर की वाली वीडियो बनाए थे उसमें भी मैंने बताया था कि इसका जो संबंध होता है, इसका संबंध होता है आंतरिक नियंत्रण से। यानी ऑडिटर जब आंतरिक नियंत्रण का यानी इंटरनल कंट्रोल का मूल्यांकन करता है तो उसको जो कमियां लगती है उसका वो एक लेटर ऑफ वीकनेस बना के मैनेजमेंट को देता है कि मेरे हिसाब से आपके आंतरिक नियंत्रण में यहाँ कमियां हैं। तो वीकनेस लेटर का जो संबंध है वो इंटरनल कंट्रोल से है। इंटरनल कंट्रोल यहाँ दे रखा है सी में, लेकिन जो बोर्ड ने है उसका आंसर कुछ और दिया है। ठीक है, शायद इंटरनल ऑडिट दिया है, तो इसका आंसर इंटरनल कंट्रोल रहने वाला है सी। अब मैं इसका आपको नेसेसरी प्रूफ देने की कोशिश करता हूँ, जस्ट बने रहिएगा मेरे साथ। जस्ट ये मैंने ये वाली साइड ली, ठीक है। तो ये क्या है सर, इसको आप देख लीजिए क्या है। जस्ट अ मिनट, यहाँ चलते हैं। ये है जो सीए इंस्टीट्यूट है अपना, उनका जो सीए फाइनल के जो वो मॉड्यूल देते हैं उसका चैप्टर 4, उस चैप्टर 4 में जस्ट अ मिनट यहाँ से ना, चैप्टर 4 है मटीरियलिटी, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। वहाँ पे आप चलेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। तो आप कह सकते हैं मेरे हिसाब से ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। तो इसमें देखो एक वर्ड है 7th पॉइंट, रिपोर्टिंग टू क्लाइंट ऑन इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, जिसमें सीए क्या करेगा, अपने क्लाइंट को इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस के बारे में बताएगा। यहाँ पे साफ लिखा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वर्क के दौरान द ऑडिट में नोटिस, यहाँ ऑडिटर होना चाहिए, द ऑडिटर में नोटिस मटीरियल वीकनेसेस इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मटीरियल वीकनेसेस आर डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट कंट्रोल ऑन द फ्लो। मतलब एडिक्वेट कंट्रोल नहीं होगा तो उसे हम मानेंगे कि इंटरनल कंट्रोल में कमियां हैं, कमजोरियां हैं।
और इसके बाद यहाँ लिखा है द ऑडिटर शुड कम्युनिकेट सच मटेरियल वीकनेसेस टू द मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिट कमिटी इन ऑन ए टाइमली बेसिस। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस के बारे में मैनेजमेंट को ऑडिटर लिखेगा, ठीक है। और यहाँ से और भी आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। द लेटर लिस्ट डाउन द एरिया ऑफ वीकनेस इन द सिस्टम। तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में ही बातें चल रही है, तो ये आपको मैंने लगा दिया है तो आपको मिल जाएगा। और आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, जो की पॉइंट है उसे आप हाईलाइट कर दीजिएगा और अपनी भाषा में बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम कम रहता है, हालांकि मैं आपको बताऊँ टाइम आपको रिलेटिवली ज़्यादा मिला, क्योंकि आंसर की जैसे 7 मार्च के आसपास आ गई और डाउट्स लगाने के लिए उन्हें 12 मार्च से 14 मार्च दिया, तो ये एक अच्छी इंटेंशन दिखाते हैं। क्योंकि बोर्ड ऐसा भी कर सकता था, वो आपको कह देता 8 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में डाउट लगाइए, ऑब्जेक्शन लगाइए। तो 8 मार्च को छुट्टी थी, 10 मार्च को छुट्टी थी। छुट्टी मतलब कहीं से अगर आपको किताब किसी ऑफिस या किसी जगह से लेनी होती तो आपको 8 की छुट्टी थी शिवरात्रि की, 10 की संडे की छुट्टी थी, शायद तो आपको एक दिन मिलता। तो बोर्ड ने अच्छा किया है कि आपको 12, 13, 14 का टाइम दिया है, यानी आपको 5-6 दिन मिल गए डाउट्स ढूंढने के लिए और लगाने के लिए कि आप डिस्कस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मेरे ख्याल से इसका जो क्वेश्चन का आंसर था वो इंटरनल कंट्रोल ही होना चाहिए, और वहाँ पे इंटरनल ऑडिट शायद आंसर दिया है तो वो उन्होंने गलत दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था वो था मेमोरेंडम, क्वेश्चन नंबर 60। मेमोरेंडम बुक कंटेन्स डिटेल्स ऑफ। मैं जब पहले वीडियो बना रहा था तब भी मैं कंफ्यूज रहा था इस बारे में कि भाई मुझे समझ ही नहीं आया कि मेमोरेंडम बुक वाला क्वेश्चन कहाँ से है। किसी ने मुझे कहा था कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम से है, लेकिन अभी मेरे पास जो एक प्रूफ आया जो किसी स्टूडेंट ने भेजा उससे पता लग रहा है कि एनपीओ से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। अभी भी मैं हो सकता है बोल रहा हूँ। तो मेमोरेंडम बुक में ये है कि जो एनपीओ होते हैं, गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं, वैसे वो एक कैश बुक मेंटेन करते हैं कैश ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन अपने उधार सौदों के लिए वो एक मेमोरेंडम बुक मेंटेन करते हैं। तो जो भी पैसे उनको किसी को देने हैं या मिलने हैं वो उसे मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर अब इस बात को सच माने तो इसका आंसर होना चाहिए सी, यानी अदत्त संपत्तियों और अदत्त देयताओं। यानी मेमोरेंडम बुक में जो एंट्रियां कैप्चर की जाएंगी वो किए जाएंगे, कुछ पैसा अगर हमें मिलना है तो वो, और कुछ लायबिलिटी हमें चुकाने हैं तो वो। अगेन मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, हाँ पहले की तुलना में थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, क्योंकि नाउ आई हैव अ प्रूफ जो मुझे किसी स्टूडेंट ने शेयर किया है। आप भी मुझे और आपको लगते हैं तो प्रूफ शेयर कर सकते हैं, या मैंने जो बताया है उसको काउंटर कर सकते हैं। ये पूरी आपकी मर्जी है कि आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं नहीं लगाते हैं, ये पूरी आपकी मर्जी है। ये तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर बनाओ वीडियो, मैं नहीं बनाना चाहता था, मैं तो आंसर की ही नहीं देख रहा था, पर ठीक है बहुत सारे मैसेज आने लग गए, ठीक है लोग विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनको लगा होगा कि सर बता देंगे तो ठीक रहेगा, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देते हैं। कोई वो वाली बात नहीं कि बस ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसका देखिए, तो ये इसका मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको आप देखिएगा। हाँ कहाँ है ये सर, ये है चैप्टर 3 अलाभकारी संस्थाओं के लेखे में। जिस स्टूडेंट ने भेजा उसने पूरा मुझे बताया कि ये पेपर 2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसमें ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ये तो खैर उसने बताया, मुझे लैंग्वेज पढ़ के भी लगा। ये राजस्थान बोर्ड की किताब है, 11वीं की किताब है, पुरानी जो 11वीं किताब है, उसके चैप्टर नंबर 3 के पेज नंबर 94 पे लिखा हुआ है। ये मेमोरेंडम बुक वाला क्वेश्चन था, और इसका आंसर बोर्ड ने जो दिया वो ये दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। यानी वैसे इसका मतलब होता है कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो हम एक बार कर देते हैं जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा समय के लिए मिलता है, ऐसा बोर्ड ने माना। उनका लेखा मेमोरेंडम बुक्स में किया जाता है। जो ये है टॉपिक जो पेज नंबर 93 से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे बुक्स के बारे में लिखा हुआ है। पहले बताया कि अलाभकारी संस्थाएं कौन सी किताबें रखती है, तो एक कैश बुक रखती है, और उसके बाद बताया गया कि एक स्टॉक रजिस्टर रखती है, एक मेंबर रजिस्टर रखती है, और फिर एक लिखा हुआ है कि वो मेमोरेंडम बुक्स रखती हैं। अब आप यहाँ देखिए कि मेमोरेंडम बुक्स के बारे में क्या लिखा है। सामान्य तौर पे अलाभकारी संस्थाओं में उधार लेन देन नहीं होते हैं, और यदि होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। उधार लेन देन होने पर याद रखने के लिए उन्हें कॉपी या डायरी में लिख लिया जाता है, जिसे स्मरण पुस्तक कहते हैं। तो अब देखो, उधार लेन देन होते नहीं हैं, होते हैं तो बहुत कम है। अब कहता है कि उधार लेन देनों को याद रखने के लिए उन्हें कॉपी में लिख देते हैं। तो उधार लेन देनों के लिए
एक कॉपी या रजिस्टर रखा जाता है जिसे स्मरण पुस्तक कहते हैं, और बाद में कहते हैं जब पैसे मिल जाते हैं, चुका दिए जाते हैं, तो बाद में हम कैश बुक में चले जाते हैं। तो बाद में तो आप जाओ जहाँ जाओ, पहले इन्होंने कहा कि उधार ट्रांजैक्शन जब होते हैं तो उसे कॉपी या डायरी में लिख दिया जाता है और उसे स्मरण पुस्तक यानी मेमोरेंडम पुस्तकें कहा जाता है। तो यहाँ से निकल के आता है कि मेमोरेंडम बुक्स में जो पैसे लेने हैं यानी बकाया संपत्तियाँ और जो पैसे देने हैं बकाया दायित्व, तो उनका लेखा किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सी देना चाहिए था। तो ये डिलीट जैसा क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर चेंज होना चाहिए। मैंने जो पहला क्वेश्चन भी बच्चे का ही पूछ रहे थे कितने डिलीट होंगे कितने चेंज होंगे, तो लेटर ऑफ वीकनेसेस वाले में भी मैंने कहा उसका आंसर चेंज होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल उसका आंसर होना चाहिए, और मेमोरेंडम वाले में भी उसका आंसर सी यानी आंसर चेंज का क्वेश्चन है, डिलीट के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चल ये अगेन मेरे हिसाब से जो बोर्ड वाला बनाता है, मैं नहीं कहता वो चेंज करेगा नहीं करेगा, मानेगा नहीं मानेगा, आप कहाँ तक अपनी बात पहुँचाएंगे, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं वहाँ तक आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ विद द गुड फेथ। मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन या किसी पर्सनल स्टूडेंट के प्रति ज़्यादा वैसा और किसी स्टूडेंट के प्रति ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा ऑब्जेक्शन है क्वेश्चन नंबर 99 पे, जहाँ लिखा हुआ था रूल 144A शैल नॉट अप्लाई टू। 144A का जो नियम है वो किस पे लागू नहीं होगा, तो ये ए पे लागू नहीं होता। वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो पंचायत समिति में डेपुटेशन पे भेजे जाते हैं उन पे नियम लागू नहीं होता। वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं या सुपरसीडेड म्यूनसिपल काउंसिल में लगाए जाते हैं उन पे भी ये नियम लागू नहीं होता। इसी तरह से जो गवर्नमेंट सर्वेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हैं और जिनको रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में लगाया जाता है उन पे भी ये लागू नहीं होता। एक्चुअली या तो क्वेश्चन वाला ये कहना चाहता होगा कि रूल 144A किस पे अप्लाई होता है, अगर किस पे अप्लाई होता है ये होता तो इसका आंसर सी होता और फिर शायद बोर्ड का जो आंसर गिवन होता वो भी सही होता। लेकिन क्वेश्चन ने तो कहा है किस पे लागू नहीं होता, तो वो तो ए पे भी लागू नहीं होता, बी पे भी लागू नहीं होता, डी पे भी लागू नहीं होता। तो ये एक ऐसी स्थिति बन गई जहाँ एक से ज़्यादा आंसर सही हैं। वहाँ जब आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे ना तो शायद तक आपको पूछेगा वो कि आप ऑब्जेक्शन क्यों लगा रहे हैं, क्या कोई भी आंसर सही नहीं है, क्या एक से ज़्यादा आंसर सही है, तो आप ये बोलेंगे कि हाँ वहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर सही है। ठीक है ना, तो इस तरह से वो आपसे पूछेगा, तो आप सोच समझ के देख लीजिएगा किस तरह से लगाया जाता है। मैंने कभी मेरे मिसेज ने जब फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम दिए थे तो मैंने RPSC में लगाए थे डाउट्स ऑब्जेक्शंस। ये बहुत पहले साल की बात है, 3-4 साल हो गए बात को। लेकिन अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो या ई-मित्र के थ्रू जाएंगे तो कैसे वो ऑब्जेक्शन पूछेगा, तो जनरली वही होता है कि आपका ऑब्जेक्शन क्या है वो भी पूछा जाता है। तो वो वहाँ पे कुछ ऑप्शन देगा, उनमें से एक ऑप्शन अच्छा सा चुन लेना जो लागू हो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये होगा कि इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही है। ठीक है, बाकी रहा कि इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट ए मिनट, ये जस्ट ये रहा। तो देखिए सर ये कहाँ से लिया है मैंने, ये राजस्थान सर्विस वॉल्यूम 1 करके किताब है, मान सिंह गुप्ता एडवोकेट ने किताब लिखी है, किशोर बुक डिपो इसके पब्लिशर हैं, और ये 2022 का आप देख सकते हैं, 2022 का ये संस्करण है। जस्ट अ मिनट, और 900 रुपये की किताब है। खैर उसके पेज नंबर 547 पे नियम 144 क के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे लिखा है इन आदेशों के बाहर वाले मामले, यह आदेश निम्न प्रकार के मामलों में प्रभावशील नहीं होगा। तो ये देखो, एक तो पंचायत समिति वाला पॉइंट आ गया, और एक वो आ गया, एक ऐसी नगर परिषद जो भंग की जा चुकी है या अधिक्रमित की जा चुकी है, सुपरसीडेड वर्ड आपको दिख जाएगा, और एक जो सहकारिता विभाग के अधिकारी जिन्हें पंजीकृत सहकारी समिति में भेजा है। तो मोर देन वन आंसर इसमें करेक्ट हो गए, तो ये क्वेश्चन डिलीट की तरफ जाएगा। यही बातें अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, सेंट ऑन डेपुटेशन टू पंचायत समितिज, और गवर्नमेंट सर्वेंट जिनको अपॉइंट किया जाए गवर्नमेंट द्वारा, और ऐसी सुपरसीडेड म्यूनसिपल काउंसिल, तो आपको पूरे वर्ड एग्जैक्ट मिल जाएंगे, और एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का बंदा जिसे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में भेजा जाए। ठीक है सर, तो इस तरह से ये क्वेश्चन डिलीट वाला क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से डिलीट होना चाहिए। और डिलीट इसलिए कि क्वेश्चन वाला शायद ना हटाना भूल गया, किस पे लागू होगा बोलना चाहिए था, लेकिन कॉपी पेस्ट के चक्कर में उनसे गलती हुई है। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन है, वो अब डाउटफुल है या नहीं है, अगेन मैं कंफ्यूज हूँ। जब मैं पहले मेन आंसर की दी थी तब भी मैंने कहा था कि मुझे बहुत श्योर नहीं है। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ दीज इज एन एट ऑटोनोमस बॉडी अंडर राजस्थान।
कौन सा इसमें से स्वायत्त निकाय है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आंसर कुछ लोग कह रहे थे, मैंने एक बच्चे से पूछा भी जिसके फादर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में काम करते थे, तो उन्होंने कहा था कि हाँ इसका आंसर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, मतलब उसका आंसर इन द सेंस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, ओके, ये एक बात हो गई। अभी बोर्ड ने भी इसका आंसर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही दिया है। अब एक बच्चे ने मुझे जो डाउट भेजा है, मुझे जो भेजा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा आप जरा, देखिए उसने ये मेरे को एक कटिंग भेजा है। ये उसने कहा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ग्रुप 7 डिपार्टमेंट, उसमें राजस्थान सिविल रूल्स के बारे में है। और ये 31 मई 2007 तक का अमेंडेड जो था वो है, उसका 7वां एडिशन है, उसका पेज नंबर 7 है। और उसके बाद उसके पेज नंबर 354 पे यहाँ लिखा है द सर्विस ऑफ अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द ऑटोनमस बॉडी ऑब्लिक पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये जो ऑब्लिक लगा हुआ है ना, उस वजह से ये मैं ऑब्जेक्शन बताते हुए भी डाउट में हूँ। सपोज करो ये पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन वर्ड ना होता, खाली यहाँ पे ऑटोनमस बॉडी वर्ड होता, तो फिर इसके अंदर वो जो ऑप्शन दिए हुए थे, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, राजस्थान स्टेट होटल कॉर्पोरेशन, क्योंकि अब देखो इसमें ऑटोनोमस बॉडी / पब्लिक सेक्टर कंपनी लिखा है, तो मुझे सच में नहीं पता कि इनमें से कौन से तो ऑटोनोमस बॉडी हैं, कौन से पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस हैं। इसीलिए है ना, इसीलिए कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसको भी इसके साथ ही लिखा गया है। तो मतलब कैसे पता लगे? ठीक है ना, वो तो या तो इनका विधान या संविधान पढ़ा जाए तो पता लगे। तो क्या कहना चाहते हो? सिंपल देखो बताऊँ, भला बुरा मानने की बात नहीं है। किसी बच्चे ने अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं लगाया है और अब वो चाहता है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए, तो वो ऑब्जेक्शन लगाएगा। किसी बच्चे ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करके आया है तो बोलेगा सर आप तो फालतू की बात करते हो, कोई डिलीट नहीं होगा। तो मुझे पता है जो बच्चे के मन में चल रहा है वो मुझे पता है, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये स्टिल मतलब एक चांस है कि डिलीट हो सकता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसके विधान संविधान डिटेल से पढ़ने वाला जाने। तो मैं एक आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी अब आप इसके बारे में सोचिए। ठीक है ना? ठीक है, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस दोनों लिखे हुए हैं। कौन से इसमें से ऑटोनोमस बॉडी मान के किए गए हैं, कौन से पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस नहीं पता है। ठीक है, चलिए, जो मेरा 5वां ऑब्जेक्शन है वो है उस टर्मिनल लीव वाले क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है कि टर्मिनल लीव इनमें से किसको दी जा सकती है। और बोर्ड ने आंसर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति RCS नियमों के तहत अनुबंध आधार पे 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियोजित है। ये बोर्ड ने आंसर दिया है। किसी ज़माने में ये रूल होता भी था। तो फिर मेरा ऑब्जेक्शन क्या है? मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि ये नियम अब डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये जो लिखा है कि टर्मिनल लीव इसको भी मिलेगी, ये डिलीट हो चुका है। अब आप कहेंगे कि ये आपको कैसे पता कि डिलीट हो चुका है? जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं अगेन आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये है राजस्थान सर्विस का वॉल्यूम 1, वही मानसिंह गुप्ता एडवोकेट, उसी बुक से लिया है। ठीक है, सेम वही बुक है जिसका एड्रेस मैंने अभी दिया था। और वहाँ पे रूल नंबर 93 को 94 आप पढ़ेंगे, पेज संख्या 471 में पढ़ेंगे। वहाँ पे टर्मिनल लीव की जो देयता लिखी हुई है कि टर्मिनल लीव किस किस को मिलेगी, उसमें पहले यहाँ पे ग पे यही वाला पॉइंट होता था, जिसकी 1 वर्ष से ज़्यादा की सेवाएं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पूरी हो चुकी हो उसको टर्मिनल लीव मिलेगी, ऐसा नियम होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्रॉस लिखा है और ये 3 जो लिखा है ये स्पष्टीकरण है, नीचे 3 देखिए, ये 3 ये वाला 3 होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या F होता है फाइनेंस डिवीजन, फाइनेंस डिपार्टमेंट 19 वित्त नियम 2006 दिनांक 22 सितंबर 2014 द्वारा विलोपित तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त। मतलब ये इफेक्टिव इमीडिएटली है, 22 सितंबर 2014 के नोटिफिकेशन के द्वारा है। मैंने जब एक बच्चे को कहा तो उसने इसको ढूंढा भी, बाकायदा उसने ढूंढ के मुझे भेजा कि सर ये है, और मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का फाइनेंस डिपार्टमेंट का यही वाला रूल डिवीज़न जिसकी बात चल रही है, और तारीख देखो 22 सितंबर 2014 है। उसमें देखो लिखा है अमेंडमेंट इन द RSR रूल 1951। उसके बाद ये लिखा है दीज रूल में बी कॉल्ड एज द राजस्थान सर्विस अमेंडमेंट रूल 2014। ये रूल्स इमीडिएट इफेक्ट से आएंगे। इन द अफर सेड रूल में क्या लिखा है? द एग्जिस्टिंग क्लॉज B and C ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 94 शैल बी डिलीटेड। यानी देखो रूल 94
रूल 94 का जो पहला सब रूल था उसका बी और सी पार्ट डिलीट कर दिया गया है। बी और सी पार्ट डिलीट कर दिया गया, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये रूल 94, ये रूल 94 का पहला नियम चल रहा है। तो ये रूल 194 का सब रूल 1 हुआ, उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट थे अ ब स ड अ ई, इसमें से बी और सी को डिलीट किया गया है। ये देखो यहाँ लिखा है बी और सी को डिलीट किया गया है, ये देखो बी और सी को डिलीट किया गया है। तो यहाँ पे इस स्थान पे वो ऑप्शन होता था जो ऑप्शन बोर्ड ने दिया है, ये वाला ऑप्शन, जस्ट अ मिनट, ये वाला ऑप्शन जो होता था ना, ये हुआ करता था, लेकिन अब ये डिलीट कर दिया गया है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन डिलीट में जाएगा। मैं कोई बेवजह की लिटिगेशन को बढ़ावा देने के लिए या कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है। इवन ये वाली बात मैंने तब भी कही थी जब मैं ओरिजिनल वीडियो शूट कर रहा था। जो बच्चे मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं या वीडियोस को देखते हैं, मैंने तब भी कहा था कि बाय द वे इसका आंसर बोर्ड अगर सी दे देवे तो ये डिलीट हो चुका है रूल, और डिलीटेड का मैंने आपको लगा दिया है। तो आप एज अ प्रूफ लगाना चाहें तो इसे लगा सकते हैं, अगर आपके हितों को ये सूट करता है तो। ये प्योर आपकी मर्जी है कि आप ये वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, मानते हैं, नहीं मानते हैं। ये केवल कुछ बच्चे जिन्होंने मुझे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे और मैं एक एक को अलग अलग रिप्लाई दे दे के थक रहा था, क्योंकि होता क्या है ना, जब रिप्लाई नहीं करते तो बच्चे को बुरा सा लगता है। मैं ये भी समझता हूँ कि बच्चे को बुरा इसलिए लगता है कि हमारे रोजगार का प्रश्न है। आपकी तो 5 मिनट की हेडक है, हमारा रोजगार, क्योंकि कई बच्चे बिल्कुल किनारे पे होते हैं। तो ये मैं वीडियो जस्ट उनके लिए बना रहा हूँ जो मुझे कंटिन्यूअस कह रहे थे, मैं नहीं कहूँगा रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझे कंटिन्यूअस कह रहे थे कि सर एक वीडियो बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी हेडक फ्री हो जाऊँगा, मुझे अलग अलग रिप्लाई नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार 7 को जब ये आंसर की आई है, तब से लेकर लगातार मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, और फिर आंसर नहीं देते हैं तो बच्चे को थोड़ा बुरा सा लगता है, क्योंकि उसके रोजगार और भविष्य वाली बात होती है। तो दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग और मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है, होपफुली मैं समझा पाया इसको। मेरी छठी आपत्ति या 6th ऑब्जेक्शन है, वो है क्वेश्चन नंबर 136 पे। ये तो लगभग सबको ही पता है, चल गया चुका है अब। अ सर्विस बुक शैल बी मेंटेन फॉर ईच एंड एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट। सबके लिए सर्विस बुक बनाई जाएगी, सिवाय तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो टेम्परेरी सर्विस में है उसके लिए सर्विस बुक नहीं बनाई जाएगी। एक जो चतुर्श्रेणी कार्मिक है उसके लिए सर्विस बुक नहीं बनाई जाएगी, और एक पुलिसमैन जो हेड कांस्टेबल तक की रैंक का है उसके लिए सर्विस बुक नहीं बनाई जाएगी, या यूँ कह लें कि इनको छोड़ के बाकी सबके लिए बनाई जाएगी। तो अगेन क्वेश्चन शायद वो ये देना चाहता होगा कि इसमें से किसके लिए सर्विस बुक बनाई जाएगी, और तब फिर इसका आंसर सी होता और बोर्ड का आंसर सही होता। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में एक्सेप्ट लगा हुआ है कि किन के अलावा, तो फिर ए बी और डी इसके सही आंसर है। मतलब इस क्वेश्चन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक से ज़्यादा आंसर सही हैं, एक से ज़्यादा आंसर्स में सही दे रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट होने जैसा है। मैं आपको इसका रूल दिखा देता हूँ, हालांकि ये तो बहुत आसान ही है, फिर भी ज़रूरत पड़े तो ये देखिए। ये अगेन आपकी RSR वाली बुक है, वॉल्यूम 1 है। ये बुक का मैंने PDF दे दिया है आपको कवर पेज समेत, ताकि पता लग जाए भाई बुक ऑथेंटिक है या नहीं है। वरना आप जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट में भी जाके डाउनलोड्स में जाएंगे तो वहाँ आपको RSR GF&AR डाउनलोड करने को मिल जाएगी। GF&AR में तो बहुत कम ही, एक आध क्वेश्चन में ही शायद प्रॉब्लम है, RSR के क्वेश्चनों में ही मेनली प्रॉब्लम है। तो आप RSR डाउनलोड करके वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक प्रूफ है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो वहाँ से भी आप देख के लगा सकते हैं। तो वहाँ पे आप जाएंगे, उसका पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, ये 2022 का ही एडिशन है, तो ज़्यादा कोई पुराना एडिशन भी नहीं है। और नियम 159, नियम 160, पेज नंबर 605, जहाँ पे सेवा अभिलेख चैप्टर 15 में बात हो रही है, वहाँ पे लिखा है साफ, देखिए, सेवा अभिलेख। प्रत्येक राज्य कर्मचारी के लिए उसकी प्रथम नियुक्ति की तारीख से एक सेवा पुस्तिका तैयार की जाएगी, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर। किन के मामलों को छोड़कर? एक कर्मचारी जो अल्प अवधि के लिए या निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया हो, या एक पुलिस कर्मचारी जो हेड कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का ना हो, या एक जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी होगा, इनको छोड़कर। तो ये सारे ऑप्शन दे रखे थे, लैंग्वेज भी यही थी, तो फिर एक से ज़्यादा सही आंसर हो गए। इसीलिए क्वेश्चन को या तो उसमें से एक्सेप्ट शब्द हटाना चाहिए था, पर अब एक्सेप्ट शब्द था तो फिर ये क्वेश्चन अब डिलीट की तरफ जाएगा। ठीक है सर, चलिए। 7वां जो ऑब्जेक्शन है वो है स्टडी लीव वाले क्वेश्चन पे। हु इज़ एलिजिबल फॉर स्टडी लीव? स्टडी लीव किसको मिलनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर B, C और D सही है।
मतलब स्टडी लीव उसको मिलनी चाहिए जिसकी 3 साल की सर्विस पूरी हो गई है, चाहे वो आपका टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, अगर उसकी 3 साल की सर्विस पूरी हो गई है तो उसे स्टडी लीव मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो स्टडी लीव पे जाएगा और उसके बाद उसकी उस कोर्स को करने से उसके डिपार्टमेंट को फ़ायदा होगा। तो जहाँ पे सी पॉइंट में लिखा था कि एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बंदा एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद उसके डिपार्टमेंट को फ़ायदा होगा, तो उसको स्टडी लीव मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक पुलिस ऑफिसर है जो एक क्रिमिनल लॉ पे कोर्स करना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसकी इस नॉलेज का उसके डिपार्टमेंट को फ़ायदा होगा। तो कायदे से तो इसका आंसर बी, सी और डी सही है। लेकिन कमाल की बात है कि क्वेश्चन ने ये लिखा है कि हु इज़ एलिजिबल फॉर स्टडी लीव, इसने आंसर ये लिख दिया, तो ये आंसर तो गलत ही है। तो अगेन इसमें मुझे यही लग रहा है कि या तो क्वेश्चनर ये बनाना चाहता होगा, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला पेपर सेटर ये बनाना चाहता होगा कि इसमें से किसको स्टडी लीव नहीं मिलेगी, तब इसका आंसर ए होता तो ठीक होता। लेकिन बाय द वे अभी ऐसा नहीं है, तो जो ए ऑप्शन है वो तो सरासर गलत ही है। तो या तो अब इसका आंसर बोर्ड चेंज करके बी देगा, या तो इसका आंसर बी आ सकता है, क्योंकि बी के लिए बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसने 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो उसको स्टडी लीव मिलेगी। या ये क्वेश्चन डिलीट में भी जा सकता है, क्योंकि बी, सी, डी ऑल द 3 आर एलिजिबल फॉर स्टडी लीव। ठीक है, चलो मैं अब इसको आपको प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाए। ये देखिए, अगेन वही वाली बुक है आपकी, राजस्थान सर्विस 1 वॉल्यूम 1 2022 वाला एडिशन, और ये नियम 110 से लेकर नियम 112 है। बस यही हेल्प मेरे थ्रू आपको मिल रही है कि आपको नियम या पेज नंबर ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। नियम 110 से लेकर 112 तक के नियम है, पेज नंबर 509 पे है। वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अध्ययन अवकाश स्टडी लीव उन अस्थायी राज्य कर्मचारियों को भी अनुजेय होगा, परमिजेबल होगा, जिन्होंने 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि इसको मिलेगा, और ये भी उतना ही साफ लिखा है कि उच्च अध्ययन हेतु अवकाश सामान्यतः उन कर्मचारियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिन्होंने 20 वर्ष या उससे ज़्यादा की सेवा पूरी कर ली है। तो इनके लिए क्लियर मना लिखा हुआ है, यानी ये अपात्र हैं, पर वहाँ क्वेश्चन में पात्र था। तो या तो ये डिलीट होगा या डिलीट ना होकर फिर ये वाला 3 साल वाला जिसके सामने ऑप्शन था वो उसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऑब्जेक्शन वाला है, वो है 146 क्वेश्चन, जहां लिखा था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी शुड बी हेल्ड एज द ऑर्डर गिवन बिलो एक्सेप्ट। ये कह रहा था कि गवर्नमेंट कंपनी में अंकेशक की नियुक्ति इस ऑर्डर में होगी सिवाय, ठीक है, यानी इसमें से कोई एक आध 2 चीज़ गलत थी, बाकी सब सही था। जैसे द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय CAG विद इन द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट कंपनी में उसका जो समावेलन होगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा, उस रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के भीतर फर्स्ट ऑडिटर को CAG अपॉइंट करेगा। ये बात सही है, तो ये बात सही है। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब अगर CAG अपॉइंट नहीं करता, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा अगले 30 दिन के भीतर। ये बात भी सही थी, और ये बात भी सही है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है तो जो मेंबर्स होंगे वो EGM बुलाकर 60 दिन के अंदर नियुक्त करेंगे। यानी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी चूक करता है तो फिर ये जो अपॉइंटमेंट होगा वो मेंबर्स द्वारा किया जाएगा EGM बुलाकर, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर। तो ये तीनों बातें सही थी, और ये वाली जो बात थी वो गलत थी। वो क्यों गलत थी? इसमें लिखा है कि जो सब्सिक्वेंट जो ऑडिटर है उसे फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग के 60 दिन के भीतर नियुक्त किया जाएगा, जबकि नियम यह है कि वर्ष की शुरुआत से लेके 180 दिन के भीतर नियुक्त किया जाएगा। तो ये बात गलत थी। तो यानी इसमें कोई ऐसा ऑप्शन होता कि ओनली 4 जिसमें होता, वो ऑप्शन होता तो वो बिल्कुल सही होता, लेकिन इसमें ओनली 4 वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसलिए क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मतलब पिछले कुछ क्वेश्चनों के आंसर ऐसे थे जिसमें मल्टीपल आंसर्स आर करेक्ट, लेकिन इसमें ये हो जाएगा कि नो ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, क्योंकि मैंने बताया ना, आप वहाँ लगाएंगे तो आपको रीज़न देना पड़ेगा। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा, बाकी आपको इसका प्रूफ चाहिए रहेगा, वो मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। जस्ट ये देखिएगा आप, सर कहाँ से लाए हो? ये अंकेशन की बुक है, गोल्डन जुबली संस्करण है। ये जयंत खंडेलवाल पारिक ऑडिट की दुनिया में काफ़ी अच्छा नाम होता है। वैसे ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लिखते हैं। जयंत खंडेलवाल पारिक की ऑडिट वाली ये बुक है। और थोड़ा इस बुक के बारे में बताऊँ, ये ऑडिट की बुक है जो बीकॉम ऑनर्स, MCA, MCOM, CA वगैरह में चलती है, और ये इसके ऑथर्स हैं, और ये 2019-20 का संस्करण है।
और राजस्थान बुक रमेश बुक डिपो पब्लिशिंग हाउस आरबीडी पब्लिशिंग हाउस ने ये छापी है किताब। उसमें उसके पेज नंबर 6.6, ये 66 नहीं है 6.6 है, 6.6 पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा सेक्शन 139 कंपनी अधिनियम 2013 में। तो वहाँ पे बताया गया है कि 245 में सरकारी कंपनी के रूप में जो कंपनी परिभाषित की गई है उसमें लिखा है कि इसकी नियुक्ति भारत के CAG द्वारा रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन के 60 दिन के भीतर होगी, और अगर असफलता होती है तो फिर आगामी 30 दिन के भीतर बोर्ड द्वारा होगी, और यहाँ पे भी असफलता रहती है तो आगामी 60 दिनों में विशेष साधारण सभा स्पेशल जनरल मीटिंग या यू कैन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में होगी। और जो गलत पॉइंट था वो यहाँ लिखा है कि बाद वाले, ये देखो यहाँ बाद वाले लिखा है आगामी अंकेशक जिसको अपन सब्सिक्वेंट ऑडिटर बोलते हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की नियुक्ति वर्ष के प्रारंभ से 180 दिन के भीतर होगी। तो वहाँ लिखा था 60 दिन के भीतर होगी, दैट्स वाई वो पॉइंट गलत हो जाता है। लेकिन वो केवल चौथा पॉइंट ही गलत था, केवल 4th स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। तो वहाँ तो ऐसा कोई था ही नहीं, तो इसलिए आप कह सकते हैं, भले आप देख लीजिए वहाँ ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं, ओनली 4 जिसके अंदर हो, इसलिए ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा मेरे हिसाब से। तो होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा तो आपसे क्या बातें कहें, आप खुद समझदार हैं, जैसा आपको उचित लगे वो कहिएगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं। बट ये है कि कभी कभार, हालांकि मेरे साथ ऐसा बहुत नहीं होता, 99% कमेंट प्यारे और अच्छे ही आते हैं, 1% थोड़े होते हैं। तो देखो दुनिया में हैं और 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो सब तरह के व्यूअर्स बराबर नहीं हो सकते। फिर भी जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ कमेंट किया करें तो थोड़ा सभ्यता का ध्यान रखा करें। या आपस में कई बार लोग, मुझे तो नहीं बोलते, लेकिन आपस में एक दूसरे को बोलने लग जाते हैं, तो उसमें आप थोड़ा अपना मर्यादा, सभ्यता और अपने पारिवारिक संस्कारों का ध्यान रखा करें। बोलने बताने में कोई दिक्कत नहीं है जी, जुबान दी है, अच्छा भी बोल सकते हैं, कड़वा भी बोल सकते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा याद रखे जाते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा बचना चाहिए उल्टा पुल्टा लिखने से या उल्टा पुल्टा बोलने से। समझदार तो आप हैं ही। चलो बाय।